मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला यूनिट है एनसीईआरटी के हिसाब से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में आईआईटी और नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे और एक लेक्चर हम बोर्ड का क्वेश्चन डालेंगे, सीबीएसई और बिहार बोर्ड का, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे बोर्ड में क्वेश्चन लिखते हैं, बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाते हैं। और उसके बाद हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्लियर है ना। सिलेबस का कोई टेंशन नहीं लेना है, हम मैसेज डालेंगे, बहुत अच्छे से सिलेबस होगा। बस आप पढ़ते रहें और मुझे कमेंट करके हिम्मत देते रहें, है ना। तो देखिए ध्यान से क्या है, आज हम लोग जानेंगे गॉसेस लॉ का अगला एप्लीकेशन क्या है ना। तो अगला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड at a point, electric field at a point due to charged conducting या non conducting hollow sphere जिसको हम लोग स्फेरिकल सेल भी बोलते हैं या थिन सेल भी बोलते हैं। हॉलो स्फीयर को स्फेरिकल सेल या थिन सेल भी बोलते हैं। स्फेरिकल सेल और चार्ज कंडक्टिंग ओके सॉलिड स्फीयर। बाबू, हम लोग सिलेंडर वाले लेक्चर में बताए थे ना कि अगर सॉलिड सिलेंडर हो, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर हो, तो चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पे। और हॉलो में कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, वो तो अंदर से खोखला होता है, चार्ज सरफेस पे होगा। मतलब कंडक्टर पे जब चार्ज देते तो कहाँ के जमा होता है? सरफेस पे। इसलिए हमने टॉपिक दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का दूसरा नाम स्फेरिकल सेल या उसी को थिन सेल भी कहीं कहीं लिखा जाता है। यानी हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, सबका नेचर सेम होगा। क्यों? जब हम हॉलो स्फीयर को चार्ज देंगे, चाहे वो अंदर से हॉलो स्फीयर तो अंदर से खोखला ही है, वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, चार्ज सरफेस पे ही होगा। हम सिलेंडर वाले लेक्चर में बता दिए हैं, आप जल्दी से देख लीजिए। और चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, क्लियर। इस पे भी चार्ज देंगे तो चार्ज सरफेस पे होगा। कंडक्टिंग का मतलब ही हो गया कंडक्टर, मेटालिक। अब मेटालिक बॉडी पे चार्ज देते हैं तो चार्ज कहाँ जमा होता है? सरफेस पे, है ना। इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक चार्ज रिसाइड्स on the surface of the body, on outer surface of the body. in insulator, in dielectric, insulator का दूसरा नाम नॉन कंडक्टर, उसी को डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज रिसाइड्स इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। क्लियर। तो ध्यान रखना, हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो और सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग हो, ये तीनों का नेचर सेम होगा। मतलब तीनों का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, चाहे वो बॉडी के आउटसाइड हो, बॉडी के अंदर हो, बॉडी के सरफेस पे हो, सबका नेचर सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। क्लियर। और एक अलग केस होगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, दैट मीन्स चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का केस अलग होगा। क्लियर। चलिए अब बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। ये लिख लिए, जब भी सिलेंडर का केस हो, स्फीयर का केस हो, तो देयर विल बी 3 केसेस। एक जब पॉइंट को हम आउटसाइड लेंगे, एक सरफेस पे और एक अंदर लेंगे, तो 3 केस होगा। फिर उस पर नोट करेंगे, बहुत सारा पॉइंट जानेंगे, ग्राफ जानेंगे, क्वेश्चन अपने आप बनेगा, चाहे वो बोर्ड का हो
चाहे वो आईआईटी का हो या मेडिकल का हो। क्लियर? चलिए केस 1, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, ऐसा भी लिख सकते हैं, या व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, या व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। हम तीनों के लिए ले रहे हैं, नेचर सेम होगा। क्लियर? तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे। मान लो ये स्फीयर है, चाहे हॉलो ले लो या सॉलिड ले लो, कंडक्टिंग है, मतलब जब इस पर हम चार्ज देंगे किसी भी तरीके से तो चार्ज इसके सरफेस पे जमा होगा। जब भी कंडक्टेड होगा, मेटालिक सरफेस होगा, तो चार्ज उसके आउटर सरफेस पे जमा होगा। क्लियर? हम शुरुआती लेक्चर में ये चीज़ को बता चुके हैं, है ना, शुरुआती लेक्चर में। चलें, तो मान लो ये हो गया स्फीयर, सॉलिड ले लो या हॉलो ले लो, बस कंडक्टिंग होना चाहिए। इसका सेंटर मान लो C है, रेडियस मान लो R है, ठीक है। अब इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे हम कोई पॉइंट P लिए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, है ना। व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, मतलब ये चार्ज स्फीयर के बाहर पॉइंट होना चाहिए। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट P को जो कि सेंटर से R डिस्टेंस पे है, इस R डिस्टेंस को रेडियस मानकर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। और गॉसियन सरफेस का नेचर क्या होगा? स्फीयर ही होगा। स्फीयर के सिमेट्रिक क्या होगा? स्फीयर होगा। इसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। क्लियर? अब इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं, है ना। बोर्ड वाले एग्जाम में, चाहे CBSE हो, बिहार बोर्ड हो या कोई अदर स्टेट बोर्ड हो, सब में लैंग्वेज लिखना पड़ता है, तो हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं। क्लियर? और मान लो इस पूरे स्फीयर पे चार्ज Q है, ठीक है, तो लैंग्वेज लिखते हैं अच्छे से। ओके, लेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द स्फेरिकल सेल या सॉलिड स्फीयर जो ले लो। मान लिए कि इस पूरे स्फीयर पर जो चार्ज है वो Q है। कभी कभी चार्ज नहीं दिया रहता है, सरफेस पे चार्ज है, तो जब सरफेस पे चार्ज रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट एरिया, उसको सिग्मा से लिखते हैं। तो कभी कभी चार्ज ना दे के सिग्मा दे देता है, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दो फॉर्म में निकालेंगे, एक बार चार्ज के फॉर्म में, एक बार सिग्मा के फॉर्म में। तो पहले चार्ज के फॉर्म में ले लेते हैं, फिर सिग्मा के फॉर्म में ले लेंगे। तो लेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द स्फेरिकल सेल Q, पूरे स्फीयर पे चार्ज जो है वो Q है। रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल मान लो कैपिटल R है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम लोग क्या किए, पॉइंट P लिए, बी टेक और पॉइंट P कहाँ लिए? आउटसाइड द स्फीयर या स्फेरिकल सेल, या सेल भी लिख सकते हो, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, सबका मतलब एक ही है। बी टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, है ना, कहाँ? एट अ डिस्टेंस R। वो पॉइंट P बाहर जो लिए, कितना दूरी पे लिए? एट अ डिस्टेंस R। कहाँ से लिए? फ्रॉम द सेंटर C, सेंटर C। अब फ्रॉम द सेंटर C किसका? सेंटर C किसका? फ्रॉम द सेंटर C ऑफ स्फेरिकल सेल या सेल। ऐसे एग्जाम में लिखेंगे अच्छे से, इसलिए अभी आराम आराम से हम पढ़ा रहे हैं, फिर स्पीड करेंगे। चलिए, अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है इस P पॉइंट पे इस चार्ज स्फीयर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो लिखेंगे आवर टास्क या आवर वर्क या आवर हो ना, जो बोलो होमवर्क, आवर टास्क
to find out electric field at point P. Our task to find out electric field at point P. हमारा काम है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। यहां से पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे एग्जाम में, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, एट पॉइंट P। बीटेक देखो क्या लिखे हैं, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग बीटेक और गॉसियन सरफेस, देखो बाबू पहले हम बहुत डिटेल से पढ़ा दिए हैं, अगर सिर्फ ये लेक्चर देख रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा देखने से। हम लेक्चर नंबर 20 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा रहे हैं, वहाँ से पूरा देखोगे हीरो बन जाओगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम को, वहाँ से चीज़ें शुरू हुई है सब कुछ। तो टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, बीटेक का गॉसियन सरफेस, गॉसेस लॉ में हम लोग पढ़े हैं कि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए मुझे गॉसियन सरफेस चाहिए। गॉसियन सरफेस किस फॉर्म में है, गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, बीटेक का गॉसियन सरफेस व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, जो किस फॉर्म में है, व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर whose radius is r। गॉसियन सरफेस स्फीयर के रूप में है, गॉसियन सरफेस जो कि स्फीयर है जिसका रेडियस, whose radius is r and center is at C, सेंटर C पॉइंट पे है, सेंटर कहाँ है, C पॉइंट पे है। तो ये लैंग्वेज लिखेंगे, ओके, तब ना नंबर मिलेगा 5 में 5। ये सब 5 नंबर में पूछता है, तीनों केस लिखोगे, केस 1, केस 2, केस 3, तब 5 में 5 मिलेगा। चलो तो हम लोग क्या किए, गॉसियन सरफेस ले लिए, ओके। अब ध्यान से देखो, ये गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर क्या होगा। गॉसियन सरफेस किस फॉर्म में होता है, क्लोज सरफेस के रूप में। क्लोज सरफेस का क्या बताया था एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड। कहीं भी ले लो, आप यहाँ भी लोगे तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यहाँ भी लोगे तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, क्लियर। और बताए थे पिछले लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा। आप बोलोगे सर ये पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इस चार्ज के द्वारा ऐसे होगा, इसके द्वारा ऐसे होगा, कोई लेना देना नहीं है हमको, ये सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि किसी भी गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स होगा, मतलब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगा। ऐसा इसलिए होगा कि वो रिजल्टेंट होता है। मैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, है ना। अगर हम सब चार्ज के द्वारा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो रेडियली आउटवर्ड्स ही होगा, कहीं भी रेडियली आउटवर्ड्स ही होगा, क्योंकि वो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप यहीं देख लो ना, यहाँ वाला का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ वाला का ऐसे, तो दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा वो। मतलब जो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पे ले लो, किसी भी पॉइंट पे ले लो, एरिया वेक्टर तो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड बोलो या नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, क्लियर। कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ले लो तो एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड से। कहीं भी यहाँ लोगे तो यहाँ भी ले सकते हो, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इस पे जो चार्ज है उस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड। मतलब कहीं भी लोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा और किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, क्लियर। या यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हर पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में होगा, क्लियर। चलो तो ये लैंग्वेज को मिटा दें।
और क्या बताए थे, किसी भी एप्लीकेशन में पहला लाइन क्या लिखो, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्रॉम गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ लिख दो, अदन देना दो, तो फ्रॉम गॉसेस लॉ, फ्रॉम गॉसेस लॉ, ठीक है। क्या होता है गॉसेस लॉ, किसी भी, है ना, गॉसियन सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर टोटल फ्लक्स जो होता है वो टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और टोटल फ्लक्स होता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। टोटल चार्ज यहाँ पे क्यू है, बताए थे ना, नेट चार्ज इनक्लोज लिख भी सकते हैं, नेट चार्ज इनक्लोज बाय, यहाँ लिख देते हैं ना, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस या स्फीयर, या नेट चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस लिख सकते हो। नेट चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस, वो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में क्यू नेट लिख दो बराबर क्यू। ये गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्यू है। अब देखो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो डॉट माने कॉस थीटा और कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, क्यों, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। डायग्राम में देख लो, किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। इधर हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कॉस 0 1, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा डी एस, इधर है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, डी एस का इंटीग्रेशन एस, क्यों नहीं एस होगा, ये पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया मान लो एस, गॉसियन सरफेस का एरिया एस, इस गॉसियन सरफेस पे इनफाइनाइट छोटा छोटा एरिया, डी एस 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 डी एस, और टोटल डी एस को जोड़ेंगे तो एस होगा, है ना। इंटीग्रेशन का तो यही काम है, इनफाइनाइट टर्म को जोड़ना। इधर बच गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है ना अच्छे से। चलो इधर आ जाओ, गॉसियन सरफेस स्फीयर ग्रुप में, तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इधर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसको इधर ले आओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। इसको इधर ले आओ, सजा के लिख दो, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, आउटसाइड, है ना, आउटसाइड। अब ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, कुछ याद आया कि किसी भी पॉइंट चार्ज के द्वारा आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होता था, क्लियर। हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। पहले क्या करते हैं, इसको सिग्मा में बदलते हैं, इन टर्म्स ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। हमारा पॉइंट चार्ज पे टेंशन मत लो, इन टर्म्स ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब इसी रिजल्ट को सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो बताओ, अगर इस पूरे स्फीयर पे चार्ज क्यू ना देगा और सिग्मा दे देता, तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया, चार्ज, अब पूरे स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इस पूरे स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग इसी रिजल्ट में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने देंगे, और क्यू के जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। बस क्यू के जगह ये पुट कर दिए, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या हो गया, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये सिग्मा ग्रुप में हो गया, है ना। बस चार्ज का जगह, अरे यार सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज होता है चार्ज बाई एरिया, तो चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा एरिया हो जाएगा स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, जो बचा सो लिख दिया सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन में ये भी जरूरत पड़ सकता है, ये भी, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है, ये भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों,
ज़्यादातर यही यूज होता है। चलो अब हम लोग आते हैं पॉइंट चार्ज के रूप में। ध्यान से देखो, अगर हम कोई ऑब्जर्वर है, अगर इसके अंदर है तब हमको लगेगा ओ हम स्फीयर के अंदर है और चार्ज स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन मान लो मुझे कुछ दूरी पे भेज दिया, इतना दूरी पे भेज दिया, वहाँ से मुझे लगा अरे यार ये तो स्फीयर है ही नहीं। अगर हम स्फीयर से आउटसाइड चले जाएं, जो पॉइंट पी लिए हैं उस पी पॉइंट पे हम आ गए, तो हमको लगेगा यार चार्ज तो किसी सेंटर पे है, चार्ज तो किसी पॉइंट पे रखा हुआ है। हमको लगेगा ही नहीं कि चार्ज स्फीयर पे फैला हुआ है। अगर हम बाहर आ जाएं और हम देखेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा, इट सीम्स टू बी, ऐसा अनुमान मेरे मन में आएगा, ऐसा कल्पना होगा, ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा। एक्चुअली में ऐसा होगा नहीं, मुझे ऐसा लगेगा। तो मुझे जो लगेगा हम तो वही ना बोलेंगे कि भैया जब हम बाहर से देखेंगे किसी पॉइंट से तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। जैसे किसी पॉइंट पे चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 ये भी वैसा ही है। ठीक है, तो नोट क्या होगा, यहाँ से एक नोट लिखते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। चलें, तो देखिए नोट क्या है। नोट है, जैसे मान लो ये स्फीयर था, इस पे चार्ज सरफेस पे फैला हुआ था और इसका रेडियस था r, सेंटर है c, और r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉड में रखें, ऐसी मैग्नीट्यूड चाहिए, या ऐसे भी लिख सकते हो, वो आया 1/4πε0 Q/r²। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो इससे r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r²। तो हम लोग लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं लैंग्वेज में, बोलो। लैंग्वेज में लिख सकते हैं when point is outside, when point is outside the sphere, स्फीयर का मतलब यहाँ पे हॉलो और सॉलिड दोनों है, बस कंडक्टिंग होना चाहिए, देन इट बिहेव्स एज लाइक पॉइंट चार्ज। मतलब when point is outside, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो आउटसाइड है, द स्फीयर, देन इट बिहेव्स एज लाइक। अगर स्फीयर से पॉइंट आउटसाइड है तो स्फीयर बिहेव्स करने लगेगा पॉइंट चार्ज के द्वारा, whose total charge is concentrated at the center, whose total charge is concentrated at the center, है ना। चलिए नोट को जल्दी से लिखो। ओके, लैंग्वेज भी लिख लेना, हो गया। अब आइए केस 2, जब पॉइंट सरफेस पे रहेगा तो क्या होगा। ओके, चलें आगे। चल, जब पॉइंट सरफेस पे होगा तो क्या होगा। चलिए केस 2, when point is on the surface, क्लियर। तो मान लो ये कोई स्फीयर है, हॉलो या सॉलिड, बस कंडक्टिंग होना चाहिए, मतलब चार्ज सरफेस पे होना चाहिए। ओके, ये सेंटर है, मान लो ये रेडियस है, तो यहीं पे चाहिए, ये पॉइंट पी यहीं पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। तो जब पॉइंट आउटसाइड था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना लाए थे, 1/4πε0 Q/r²। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कब है, जब छोटा r इज ग्रेटर देन बड़ा r,
मतलब स्फीयर के रेडियस से पहले क्या था, ये स्फीयर है, ये चार्ज है, ये सेंटर था, ये रेडियस है और बाहर चाहिए इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट जो है सेंटर से जितना दूरी पे है वो दूरी स्फीयर के रेडियस से बड़ा है, यानी ये फार्मूला तब वैलिड है जब r ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो स्फीयर के रेडियस से बड़ा है, तब ये वैलिड है। अब हमको सरफेस पे ही चाहिए, तो ना स्फीयर का नेचर चेंज हुआ, ना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ। पॉइंट बाहर ले रहे थे तब भी चार्ज स्फीयर के सरफेस पे था, सरफेस पे हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तब भी चार्ज सरफेस पे ही है। तो क्या बदल रहा है, सिर्फ डिस्टेंस। तो पुट स्मॉल r बराबर कैपिटल R, इस फार्मूला में छोटका r की जगह बड़का r कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सरफेस पे क्या हो जाएगा, ES 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। बस इतना ही बदलाव होगा, यानी आउटसाइड और सरफेस पे बस यही डिस्टेंस का अंतर है। आउटसाइड में स्मॉल r लेते थे और सरफेस पे बस यहीं तक लेंगे, तो यहाँ तक का डिस्टेंस r है। क्लियर, फार्मूला सेम ही रहेगा, बस अंतर क्या होगा, सरफेस से बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। इस फार्मूला से देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सरफेस से जितना दूरी जाओगे डिस्टेंस बढ़ेगा, फील्ड घटेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, फील्ड घटेगा। लेकिन सरफेस पे फील्ड मैक्सिमम होगा, क्योंकि सरफेस पे तो ये r फिक्स है, ये r डिस्टेंस भी है और रेडियस भी है स्फीयर का, तो ये तो बदलेगा नहीं। और जब ये बदलेगा नहीं, मतलब ये कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट, ये फिक्स तो ये भी फिक्स। तो अंतर बस इतना ही है कि सरफेस से बाहर जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। हम ये भी बोल सकते हैं सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये पॉइंट ग्राफ में भी काम आएगा। यहाँ भी एक नोट होगा, लैंग्वेज सेम रहेगा, in this case also और यहां से जोड़ लो, ध्यान से देखो ना फार्मूला, पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, उतना ही फार्मूला है। तो जब हम यहां से भी देखेंगे ना तो हमको लगेगा चार्ज सेंटर पे ही है, ऐसा प्रतीत होगा, इट सीम्स टू बी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो इन दिस केस ऑल्सो इट बिहेव्स एज लाइक पॉइंट चार्ज, इट बिहेव्स एज लाइक पॉइंट चार्ज हुज टोटल चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। मतलब केस 1 केस 2 दोनों में पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा ये सरफेस, ये स्फीयर। क्लियर, चलो अब हम लोग केस 3 पे आते हैं। चलिए आगे, चलो अब हमें क्या करना है, इनसाइड यानी चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ये कनेक्टेड है, इस चीज को सटा के लिख लेना, है ना। लैंग्वेज क्लियर है अच्छे से, चलिए अच्छे से नोट्स बनाइएगा, इसलिए हम एक एक लाइन लिखवाते हैं। केस 3, when point is inside, जब चार्ज स्फीयर के अंदर हो पॉइंट, इसी चीज को क्वेश्चन में लिख देता है स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। ठीक है, तो मान लो ये चार्ज स्फीयर है, हॉलो या सॉलिड हो कोई मतलब नहीं है, कंडक्टिंग होना चाहिए। ठीक है, अब सेंटर से r डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस लिए। अब इस पॉइंट P पे ही मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए अंदर में, और इसका रेडियस r है। ठीक है, ओके, सिंपल सोचो, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो क्या है, 0। यही ना गॉसियन सरफेस है, यही तो गॉसियन सरफेस है।
जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को रेडियस मान के हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। और गॉसियन सरफेस किस फॉर्म में होता है? स्फीयर के रूप में होता है। वो किस रूप में होता है? स्फीयर के रूप में होता है। अब इसके अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, चार्ज तो बाहर है, तो नेट चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस 0। अब अंदर में चार्ज नहीं है तो फील्ड नहीं है, सिंपल, फील्ड भी 0 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में तो सीधे 0 बोल देंगे, लेकिन बोर्ड वाले एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं फ्रॉम गॉसेस लॉ, क्लियर, फाइनेट बराबर क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। फाइनेट क्या है? क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, क्यू नेट है 0, डॉट माने कॉस थीटा, इधर हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखो, ई डी एस यानी ई डी एस कॉस थीटा 0 है। अब सोचो ध्यान से, यहाँ पे थीटा नहीं ले सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, अंदर में चार्ज नहीं है फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर तो होगा ही। इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, क्योंकि गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज सरफेस होता है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। लेकिन एरिया वेक्टर फील्ड के साथ कोई एंगल नहीं बना पाएगा, क्योंकि अंदर चार्ज है ही नहीं, तो फील्ड है नहीं, तो हम लोग थीटा का वैल्यू कुछ नहीं लिखेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में तो हर जगह कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, डी एस कॉस थीटा बराबर 0। 2 टर्म 0 के बराबर है, तो एक टर्म तो 0 होगा नहीं। डी एस कॉस थीटा कभी 0 नहीं हो सकता है, एरिया वेक्टर 0 होगा नहीं, या कॉस थीटा मालूम है नहीं। ये 2 टर्म 0 के बराबर है, तो एक टर्म तो 0 होगा नहीं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना पड़ेगा। क्लियर? तो ये प्रोसेस हुआ, झकास, शानदार। ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। ऐसे तो ओरल क्लियर है कि अंदर चार्ज नहीं है तो फील्ड 0 है, लेकिन एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, है ना, जबरदस्त। क्लियर? चलिए, ये बात समझ में आया ना? अरे कुछ नहीं किए, फाइनेट ई डॉट डी एस डॉट माने कॉस थीटा, यहाँ पे एरिया वेक्टर था तो डायरेक्शन मालूम हो जाएगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड हर जगह, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो थीटा कुछ होगा नहीं। ई को बाहर कर लिए, डी एस कॉस थीटा, एरिया वेक्टर 0 होगा नहीं और थीटा मालूम नहीं है, तो 2 टर्म 0 के बराबर है, तो कोई एक टर्म 0 होगा, तो ये तो 0 होगा नहीं, ये 0 होगा। क्लियर? तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हॉलो कंडक्टिंग हो, हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, तो इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा। क्लियर? इसके नीचे कर लिखिएगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द, है ना, इनसाइड द चार्ज्ड कंडक्टिंग, है ना, स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर लिख देते हैं बाबू, हॉलो और सॉलिड दोनों समझ लेना। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्लियर? चलो, तो फाइनली हम लोग कहाँ पहुँच गए? ग्राफ पे पहुँच गए। चलिए ग्राफ करते हैं। क्लियर? ग्राफ से पहले एक नोट करते हैं। क्या है नोट? ये मान लो हॉलो कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। ये तीनों केस में चार्ज सरफेस पे रहेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर सेम होगा, सब पॉइंट का नेचर सेम होगा। क्लियर? तो मान लो ये इसका रेडियस है, सेंटर है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे हम कोई पॉइंट पी लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था? आउटसाइड 1/4πε0 क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम भी होता है, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0, यानी इनसाइड क्या हो गया? 0। EIN
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0। क्लियर। अब इसी पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, ये हॉलो और सॉलिड स्फीयर दोनों में से कोई एक है, बस कंडक्टिंग होना चाहिए। हम बहुत बार बोले ये पॉइंट, तो हम बेवकूफ़ नहीं है, है ना, कहोगे तो बेवकूफ़ आदमी है, एक ही चीज़ को बहुत बार बोलता है। हाँ बोल लो, लेकिन आप ही लोग को कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, इसलिए हमको बोलना पड़ता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी मन है कि इस चीज़ को बार बार बोलो, लेकिन बोलना पड़ता है ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोग को, है ना। ग्राफ, ठीक है। चलो, तो मान लो ये सॉलिड या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है। मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। एक लाइन यहाँ से ड्रॉ किए, ये थोड़ा यूनिक स्टाइल का ग्राफ है। ये जो है ये है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो एक्स एक्सिस है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, और जो वाई एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अगर ग्राफ का एकदम धांसू नॉलेज चाहते हो ना, तो हम अभी आईटी और मेडिकल वालों के लिए काइनेमेटिक्स में ग्राफ का एक शानदार लेक्चर दे रहे हैं, वो जरूर देख लेना। वो ग्राफ पर हम बहुत विशेष बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे, तो मज़ा आ जाएगा, वहाँ देख लेना। बस 1-2 दिन में अपलोड होगा, 2 से 3 दिन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे मैक्सिमम होता है। देखो ना, ये सरफेस वाला लाइन है ना, ये सरफेस वाला लाइन है। सरफेस पे छोटका आर बराबर बड़का आर, ये अंदर है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सरफेस पे मैक्सिमम, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। और सरफेस के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगेगा, है ना, और ऐसा बनाएंगे कर्व E प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। क्योंकि आउटसाइड देखो, आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस बढ़ेगा, फील्ड घटेगा। कोई भी गुंडा अपने फील्ड से बाहर जाएगा, उसका औकात कम होगा। ठीक है, तो अंदर 0, सरफेस पे मैक्सिमम, और सरफेस के बाद घटने लगेगा। ये लाइन शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा, डिस्टेंस घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। क्लियर, जल्दी से नोट करो। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का बात करेंगे कि सॉलिड भी हो और चार्ज उसके वॉल्यूम में जमा हो तो कैसे निकालेंगे। चलो, क्वेश्चन है कि मान लो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है। ठीक है, इसके सेंटर पे Q1 चार्ज है, इसके सरफेस पे Q2 चार्ज है, और जो बड़ा वाला स्फीयर है उसके सरफेस भी चार्ज है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेंटर पे Q1 चार्ज, छोटा वाला स्फीयर पे Q2 और बड़ा वाला पे Q3 चार्ज है। ठीक है, जो छोटा स्फीयर है उसका रेडियस R1 है, बड़ा वाला का रेडियस R2 है। ठीक है, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए यहाँ से A पॉइंट पे जो R1 दूरी पे है ना, यहाँ से R2 पॉइंट पे, R2 दूरी पे B पॉइंट पे, यहाँ से R3 पे C पॉइंट पे, और ये पॉइंट D है और ये पॉइंट F है। ठीक है, चलो क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B, C, D एंड F। ठीक है, समझ में आया ना। सेंटर पे चार्ज Q1 है, फिर छोटा वाला स्फीयर के सरफेस पे Q2, बड़ा वाला स्फीयर के सरफेस पे Q3 चार्ज है, और 5 पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। पहला पॉइंट A जो है वो R1 दूरी पे है Q1 से, दूसरा पॉइंट Q1 से R2 दूरी पे है, C पॉइंट R3 दूरी पे है,
और एक डी पॉइंट दिया हुआ है, एक एफ पॉइंट दिया हुआ है जो सरफेस पे है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। बन जाएगा तो बनाओ, बहुत ही आसान है। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो क्वेश्चन में दम नहीं है, सिंपल सो। कॉन्सेप्ट कहता है कि क्वेश्चन हमसे टकराना मत, अगर हम झकास है तब। इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे क्या होगा, तो ए पॉइंट r1 दूरी पे है, तो Q1 से क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², तो Q की जगह Q1, R की जगह R1, R की जगह R1 के स्क्वायर। ठीक है। बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट देखो यहाँ पे है r2 दूरी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 प्लस Q2/r2 का स्क्वायर। गॉसेस थ्योरम को यूज करके बनाएंगे। देखो अगर ए पॉइंट को लेकर अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर चार्ज सिर्फ Q1 होगा, लेकिन बी पॉइंट को लेकर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो बी पॉइंट को अगर गॉसियन सरफेस लेकर हम ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर Q2 चार्ज भी हो जाएगा, Q1 भी हो जाएगा। इसलिए बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r2 स्क्वायर, क्योंकि बी पॉइंट r2 दूरी पे है। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो रहेगा ही। अब सोचो सी पॉइंट को लेकर अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो इसके अंदर कितना चार्ज आ जाएगा, Q3 भी आ जाएगा, Q2 भी आ जाएगा, Q1 भी आ जाएगा। मतलब गॉसेस थ्योरम को लेकर क्वेश्चन बनाना है। अगला लेक्चर इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन पे ला रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट धांसू हो जाए। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट को लेकर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। अब देखो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, देखो सी पॉइंट को हम लेकर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर 3 चार्ज हो जाएगा। इसलिए सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। कितना दूरी पे है, R3 पे, तो R3 का स्क्वायर। बहुत ईजी है, बात आ रही है समझ में। अब डी पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब डी पॉइंट सरफेस पे है, इस सरफेस को लेकर अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे बाबू नोनू सुगा, तो सोचो कितना चार्ज इसके अंदर हो जाएगा, एक Q1 और दूसरा Q2 सरफेस तक। तो सरफेस तक Q1 और Q2 दोनों आ जाएगा, तो डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज हो जाएगा Q1 और Q2, और डिस्टेंस हो जाएगा R1 का स्क्वायर, क्योंकि डी पॉइंट सेंटर से R1 दूरी पे है, R1 कैपिटल है। अब सोचो एफ पॉइंट पे क्या होगा, जल्दी बताओ। एफ पॉइंट सरफेस पे है, बताओ नहीं यार जल्दी से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। अगर एफ पॉइंट को हम लोग लेकर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर सब चार्ज हो जाएगा, Q3 Q2 और Q1, है ना, सब गॉसियन सरफेस के अंदर हो जाएगा। कितना दूरी पे, R2 के स्क्वायर पे। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है एकदम क्लियर है, अच्छे से समझ लो। ओके, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट तक का चार्ज लेंगे, क्योंकि उस पॉइंट को लेकर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो सब चार्ज अंदर में हो जाएगा, और गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा सब लेंगे। इसलिए डिटेल से इसको हो सके तो रिपीट करके देखो। ठीक है, चलो अब हमारा एक केस बचा है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो दे दो टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, किसी भी पॉइंट पर, एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग, ये अलग होगा केस, चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। क्लियर। और इसमें भी 3 केस, बाहर, सरफेस पे, अंदर। तो केस 1 हम लोग का क्या होगा, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, अच्छे से समझना, थोड़ा स्पीड करें, है ना, क्योंकि सब पॉइंट वही रहेगा, बस चार्ज वॉल्यूम में आ जाएगा, चार्ज पूरे बॉडी में आ जाएगा। व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, तो देखो ध्यान से, ये हो गया सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग का मतलब हो गया चार्ज जो है इसके वॉल्यूम में बिछा हुआ रहेगा। एक काम करते हैं, पहले पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर चार्ज दे देंगे। ये मान लो सेंटर है,
ये इसका रेडियस है, और यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P लिए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, है ना, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड। अरे सब कुछ वही है जो इससे पहले हम लोग पढ़े हैं, बस यहाँ पे चार्ज इसके वॉल्यूम में रहेगा। देखना फार्मूला भी चेंज नहीं होगा, बस जब अंदर में लेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड तब चेंज होगा। देखना बाहर आउटसाइड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सेम होगा, सिर्फ अंदर में चेंज होगा, इसलिए पढ़ रहे हैं। ग्राफ में भी थोड़ा बदलाव आएगा। तो ये जो सेंटर से r डिस्टेंस लिए हैं, P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इस पॉइंट को या इस डिस्टेंस को रेडियस मानकर एक हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, जो कैसा नेचर का होगा, कैसा नेचर का होगा, अच्छे से ड्रॉ करो। स्फीयर का सिमेट्रिक स्फीयर ही होगा। हाँ, दिख रहा है ना सुंदर से, वेरी गुड। इसको हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस बोलेंगे। इसी P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब भर दो चार्ज, चार्ज भर दो, भर दे झोली, अरे भर दे झोली। चार्ज यूनिफॉर्मली है, दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। हाँ, नॉन यूनिफॉर्मली वाला भी बताएंगे। नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, वो भी लेंगे। अभी यूनिफॉर्मली लेते हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, गॉसियन सरफेस का पूरा एरिया S है, तो हर पॉइंट का एरिया वेक्टर ds, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड, तब जब इस पूरे स्फीयर पे चार्ज Q है, तब जब पूरे स्फीयर पे चार्ज Q है। तो जब पूरे स्फीयर पे चार्ज Q है तो उस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज प्लस है तो रेडियली आउटवर्ड्स, माइनस रहता है तो रेडियली इनवर्ड्स। क्लियर? किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, और पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, और किसी पॉइंट पे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इस पूरे गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में होगा। क्लियर? अब क्या? अब कुछ नहीं, सीधे लिखो फ्रॉम गॉसेस लॉ, दंदना दो। क्लियर? फ्रॉम गॉसेस लॉ, फ्रॉम गॉसेस लॉ क्या हो जाएगा? पहला लाइन, फाइनेट बराबर क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, और टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो है Q, तो Q नेट के जगह हो जाएगा Q, और टोटल फ्लक्स हो जाता है E डॉट ds, Q नेट के जगह Q, क्योंकि सरफेस पे टोटल चार्ज है Q। यहाँ देख लो, क्लियर? डॉट माने कॉस थीटा, कॉस 0, ये बच जाएगा EDS। अरे डॉट माने कॉस थीटा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, कॉस 0 1 बचा EDS, इधर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, E बाहर, ds का इंटीग्रेशन S, और S का एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। गॉसियन सरफेस का रेडियस यही है ना, तो इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर। अरे E बाहर, ds का इंटीग्रेशन S, और S के जगह क्या? 4 पाई r स्क्वायर। यही चीज़ करते आ रहे हैं, पिछले लेक्चर में भी किए हैं, तो थोड़ा शॉर्टकट कर दो। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो क्या होगा? आउटसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। यहाँ भी नोट सेम होगा कि अगर हम बाहर से देखेंगे तो ये हमें लगेगा नहीं कि चार्ज पूरे स्फीयर में जमा है, चार्ज पूरे स्फीयर के वॉल्यूम में बिखरा हुआ है। हम बाहर से देखेंगे तो मुझे लगेगा कि चार्ज तो सेंटर पे है, चार्ज किसी पॉइंट पे है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर, यहाँ पे नोट क्या होगा? When point is outside the charge non-conducting solid sphere, then it behaves like a point charge whose total charge is concentrated at the center। मतलब बाहर से मुझे ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा नहीं है कि मुझे रियली में दिख रहा है वो, कि नहीं मुझे स्फीयर नहीं दिख रहा है, मुझे पॉइंट पे चार्ज दिख रहा है, मुझे ऐसा लगेगा।
इसलिए ये फार्मूला भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा जब पॉइंट आउटसाइड होगा। केस 2 क्या है? जब सरफेस पे हम लोग लेंगे केस टू जल्दी, अरे जल्दी, केस 2, ठीक है। When point is on the surface। अच्छा एक बात और, ये फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के लिए है, तो लैंग्वेज में तो हो गया आउटसाइड, लेकिन मैथमेटिकली आर ग्रेटर देन आर के लिए वैलिड है। क्यों? आउटसाइड जो डिस्टेंस होगा वो स्फीयर के रेडियस से बड़ा होगा, तो आर ग्रेटर देन आर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मान लो स्फीयर है, चार्ज इसके वॉल्यूम में जमा है यूनिफॉर्मली, और सेंटर से आर डिस्टेंस पे मुझे पॉइंट पे यहीं लेना है, यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स। आउटसाइड मालूम है, अंतर क्या होगा, बस पुट छोटका आर बराबर बड़का आर। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4π/Q/r² सरफेस पे। अरे यार यहाँ पे जब पॉइंट था तो वो पॉइंट यहाँ से कितना दूरी पे, आर दूरी पे, अब पॉइंट यहाँ आ गया सरफेस पे, तो ये कैपिटल आर की दूरी पे, तो स्मॉल आर कैपिटल आर बदल जाएगा, तो फार्मूला में कोई बदलाव नहीं आएगा। 1/4π/Q/R², कोई बदलाव नहीं आएगा। बस पहले यहाँ निकाल रहे थे, अब यहाँ निकाल रहे हैं, तो छोटका आर की जगह बड़का आर रख दो। और जब पॉइंट सरफेस पे होगा तब भी ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? हम बोल सकते हैं नोट में, इन दिस केस, किस केस में? इन दिस केस व्हेन पॉइंट इज ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इन दिस केस इट आल्सो बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज हुज टोटल चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। क्लियर? मतलब जब हम लोग बाहर से या सरफेस से देखेंगे तो मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि चार्ज पूरे वॉल्यूम में नहीं जमा है, किसी पॉइंट पे है, इसलिए फार्मूला पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब सेम चीज करते हैं, बस पॉइंट अंदर लेते हैं। केस 3 दे दो, व्हेन पॉइंट इज इनसाइड, और मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, क्योंकि पॉइंट अगर अंदर लेंगे स्फीयर के तो रेडियस से छोटा होगा उसका डिस्टेंस। ठीक है, केस 3, व्हेन पॉइंट इज इनसाइड, इसी को मैथमेटिकली बोलेंगे आर लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, चलो डायग्राम से समझते हैं। ये मान लो स्फीयर है, चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। अब इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पे। अब तो गॉसियन सरफेस अंदर हो गया ना, यही गॉसियन सरफेस है, ये तो अंदर हो गया, तो इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। चार्ज कहाँ है, इसके पूरे वॉल्यूम में है, गज गजा दो, गज 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 गज, यूनिफॉर्मली है, इन्हें के कहीं ज़्यादा कहीं कम बराबर। इस सेंटर सी जो स्फीयर है उसका रेडियस आर, सेंटर से स्फीयर का रेडियस आर, और सेंटर से स्मॉल आर की दूरी पे पॉइंट पी लिए। इस स्मॉल आर की दूरी को हमने रेडियस माना और एक क्लोज सरफेस ड्रॉ किया, जिस क्लोज सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। क्लियर? चलो आप ध्यान से देखो, ये गॉसियन सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्फीयर, क्योंकि स्फीयर का सिमेट्रिक स्फीयर ही होगा। तो इसका किसी भी पॉइंट पे, मतलब इस पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया मान लो S है, इस गॉसियन सरफेस का एरिया S है, तो हर पॉइंट पे एरिया क्या होगा, ds। क्योंकि कोई भी बॉडी का एरिया S है तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स बना है, तो हर पॉइंट का एक एलिमेंटल एरिया होगा। उस एलिमेंटल एरिया का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम जानते ही हैं कि रेडियली आउटवर्ड्स होगा।
बाबू ये लाइन बाहर ड्रॉ किए हैं, ये मत समझ लेना इसके कारण, ये अंदर वाले गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट का एरिया वेक्टर और फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। अब मुझे निकालना है कौन चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पी पॉइंट पे जो सेंटर से आर दूरी पे है। दिख रहा है ना बढ़िया से डायग्राम, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से ड्रॉ करो। क्लियर। चलो ये पॉइंट का एरिया, ये स्मॉल एरिया वेक्टर हो गया, क्लियर। चलो फ्रॉम गॉसेस लॉ, पहला लाइन फाइनेट बराबर क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फाइनेट क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। आप बताओ क्यू नेट क्या होगा। जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो यहाँ पे एक चीज़ इंट्रोड्यूस होगा, उसको बोलते हैं वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज कहाँ है, वॉल्यूम में। चार्ज कहाँ है, वॉल्यूम में। चार्ज वॉल्यूम में माने बट्टा, तो Q, और इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल r3, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस का रेडियस r है। तो ये वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज है। रो को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो हम यहाँ से Q निकाल लेंगे, तो Q क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, Q हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r3। क्लियर। तो Q नेट के जगह हम लोग पुट कर देंगे, फाइनेट के जगह ई डॉट डी एस, डॉट माने कॉस थीटा, डॉट माने कॉस थीटा, और किसी भी डायरेक्शन पे एरिया वेक्टर और फील्ड सेम डायरेक्शन में, डॉट माने कॉस थीटा। तो ई डी एस कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1, इधर बचेगा ई और एस, ओके। इसका एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा, गॉसियन सरफेस का एरिया, गॉसियन सरफेस स्फीयर है तो एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू नेट के जगह रो इंटू 4/3 पाई r3 बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से r3 कटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा, रो r बाई एप्सिलॉन नॉट ही बचा ना, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। यानी जब चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा तो अंदर में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अंदर में जैसे अंदर में हम सेंटर से जितना दूरी पे पॉइंट लेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों नहीं होगा, यही चीज़ तो हम पिछले लेक्चर में बताए हैं। सेंटर पे तो चार्ज है नहीं, सेंटर पे चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा चाहे वो नॉन कंडक्टिंग क्यों ना हो। चार्ज अंदर है तो पूरे वॉल्यूम में है, सेंटर पे थोड़ी चार्ज है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्योंकि चार्ज 0। आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ से बढ़ेंगे, आगे डिस्टेंस बढ़ा, चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा। जैसे जैसे यहाँ से बढ़ते जाएंगे चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। इसलिए इस फॉर्मूला से हम बोल सकते हैं कि चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस का दोस्त है। यानी अंदर में सेंटर से जितना दूरी पे हम जाएंगे चार्ज उतना ही, चार्ज का डेंसिटी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। सेंटर से बढ़ते जाएंगे चार्ज का डेंसिटी बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा। यानी दूरी बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। लेकिन ये बहुत कम यूज होता है क्वेश्चन में। इसको चार्ज के रूप में मुझे बदलना है कि हम चाहते हैं कि ये फार्मूला चार्ज के रूप में आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। उस चीज़ को यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ Q, मान लो पूरा इस पूरे चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पे चार्ज Q है, ठीक है ना। अंदर में रखो, अंदर में चार्ज है तो देखो क्या करेंगे। E बराबर क्या है, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो क्या होता है, चार्ज बाई वॉल्यूम। चार्ज तो बताओ, ये चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है
तो यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल आर के स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर तो यहीं तक है, तो यहाँ तक का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r3। कहोगे सर हमको तो बस यही निकालना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप पूरा क्यों ले रहे हो? अरे बेवकूफ, ये चार्ज तो पूरे बॉडी में ना फैला हुआ है, और जैसे जैसे हम सेंटर से आगे बढ़ते जाएंगे चार्ज डेंसिटी बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे सेंटर से बढ़ते जाएंगे दूरी बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, तो हम यहाँ तक ना लेंगे, तो यहाँ तक का चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r3, इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम लेंगे, तो रो के जगह इस चीज को पुट करो, तो रो के जगह हो जाएगा Q/4/3 पाई r3, ठीक है, ऊपर में r और नीचे में 3 एप्सिलॉन नॉट रहने दो, यानी रो के जगह Q/4/3 पाई r3 पुट किए और रो r/3 एप्सिलॉन रहने दिए, किससे क्या कटेगा 3 से 3 कटेगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सजा के लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR/R3। और यहाँ भी इस फॉर्म में भी इलेक्ट्रिक फील्ड R के प्रोपोर्शनल है कि सेंटर से दूरी बढ़ेगा, सेंटर से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा, सेंटर से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अरे कुछ नहीं किए, रो के जगह में ये चीज़ को हमने पुट किया, जो फार्मूला वहाँ लाए थे उसमें रो के जगह हम ये चीज़ पुट कर दिए, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो सेंटर पे क्या होगा 0, अंदर में ना 0 नहीं होगा, सेंटर पे तो 0 होगा। नोट क्या हो जाएगा, ई इनसाइड, ओ सॉरी इनसाइड तो है, ई सेंटर, तो बोलो ई इनसाइड फार्मूला कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल r बाई कैपिटल R3। सेंटर पे निकालने का मतलब होगा जैसे हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल r बाई कैपिटल R3। देख लो ये फार्मूला यहाँ से दिख रहा है ना, चाहे यहाँ लिखें, ये देख लो, ये इनसाइड का फार्मूला है। मुझे सेंटर पे निकालना है तो इससे पीछे आएंगे, पीछे आएंगे, पीछे आएंगे, यहाँ आएंगे, इस पी पॉइंट से पीछे 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 हुचक, तो सेंटर पे स्मॉल r क्या हो जाएगा 0। तो ई सेंटर पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट स्मॉल r 0, स्मॉल r 0 होगा तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इनसाइड निकाल लिए, आउटसाइड निकाल लिए, सरफेस पे निकाल लिए। ओके, अब हम लोग इस पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्लियर, चलिए आ रहा है समझ में एकदम अच्छे से, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो ग्राफ समझो। तो ये है चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, चार्ज इसके वॉल्यूम में भर दो, यूनिफॉर्मली है, ना कहीं ज़्यादा ना कहीं कम, एक समान। ये सेंटर, ये इसका रेडियस, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करो, इसको ओरिजिन ले लो। ये एक्स एक्सिस आर को डिनोट करता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर, और ये वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। ठीक है, अब अंदर में देखो, सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही है, अब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल r बाई R3। ठीक है, तो अंदर में जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा, यहाँ से चार्ज बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा। तो जब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लाइन स्ट्रेट होगा, सरफेस पे फील्ड क्या होगा मैक्सिमम,
क्योंकि सरफेस पे डिस्टेंस ना घटेगा ना बढ़ेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। और सरफेस के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगेगा, ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना लाए थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बाहर जैसे जैसे जाओगे दूरी बढ़ेगा फील्ड घटेगा। लेकिन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बढ़ा घटा नहीं? क्योंकि सरफेस तक का डिस्टेंस, ये कैपिटल आर तो फिक्स है, ये फिक्स तो ये भी फिक्स। यानी ये लाइन जो है, ये लाइन किसको शो कर रहा है? सरफेस को, जहाँ पे छोटका आर बड़का आर के बराबर है। क्लियर? समझ में आ गया बात अच्छे से? ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है? ओके, कहीं कुछ दिक्कत? अंदर में स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अंदर में आर बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, और बाहर जैसे ही गए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के हिसाब से घटने लगा। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्मली होगा तो क्या होगा, मतलब चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली होगा तो क्या होगा। छोटा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से देख लो, ठीक है? फिर अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चले अच्छे से, चलो। क्लियर है? तो टॉपिक देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सब कुछ वही रहेगा, बस नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब ये हुआ, ये मान लो स्फीयर है, मतलब चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, जिसका ये सेंटर सी है, रेडियस आर है। यहाँ से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी लिए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इस पी पॉइंट को, ये पी पॉइंट जो सेंटर से आर दूरी पे है, इस आर को रेडियस मान के हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। और चार्ज बस कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, नॉन यूनिफॉर्मली है, नॉन यूनिफॉर्मली है। तो एक बात याद रखना, पॉइंट जब आउटसाइड होगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली है। अगर मान लो हम पूरा स्फीयर पे चार्ज क्यू मान लिए तो बाहर चेंज नहीं होगा, भले नॉन यूनिफॉर्मली है। बाहर से तो हमको वही चीज़ लगेगा, हमको लगेगा अब सोचो कहीं भी एक जगह भीड़ है बहुत, जगह मतलब 1000 आदमी एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में बटे हुए हैं, बराबर दूरी पे सब खड़ा है, और तुम बहुत दूर से देख रहे हो तो तुमको लगेगा कि एक पॉइंट पे बहुत सारा, एक ही पॉइंट पे सब है। बहुत सारा आदमी गोला बना के, मतलब गजगजा के बराबर दूरी पे है, तुम बहुत दूर से देख रहे हो तो तुमको लगेगा किसी पॉइंट पे कुछ है। उसी आदमी को हम ग्रुप में बांट दिए, कभी एक ग्रुप में 10 रखे, किसी में 8, किसी में 100, बहुत दूर से देख रहे हो तो तुमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तुमको लगेगा एक ही पॉइंट पे सब है। तो हम प्रूफ करते हैं ना, पहले इन साइड को प्रूफ कर देते हैं, आउटसाइड अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा। मान लो पॉइंट को हम इन साइड ले लिए, ठीक है, तो सबसे पहले एक स्फीयर बना लीजिए, ये सेंटर से ये रेडियस आर, और सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो इस डिस्टेंस को रेडियस मानकर हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। क्लियर? क्या ड्रॉ करते हैं? गॉसियन सरफेस। ठीक है, और चार्ज कैसा है? चार्ज तो यूनिफॉर्मली नहीं है, कहीं ज़्यादा कहीं कम कहीं एकदम नहीं। ठीक है, चलो
तो हम लोग क्या करेंगे निकालने के लिए, ध्यान से देखो, चार्ज कहाँ है जमा, चार्ज कहाँ जमा है पूरे वॉल्यूम में, तो लेट रो बराबर रो नॉट आर। देखो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे जेईई मेंस 2019 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन है, जेईई मेन 2019 में शिफ्ट 2 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 था, है ना। तो हम मान लिए, ऐसे ये दिया रहता है क्वेश्चन में, यहाँ पे हम अब खुद से ले रहे हैं तो मान लिए, आर्बिट्रेरली मान लिए, रो बराबर रो नॉट आर, क्लियर। आर के बढ़ने घटने से चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा। अब सेंटर पे आर जीरो तो रो जीरो, सेंटर पे आर जीरो तो रो जीरो, आर बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, आर बढ़ेगा चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, आर बढ़ेगा चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, आर के बढ़ने से वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज बढ़ेगा, क्लियर। मतलब वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज यहाँ पे वेरिएबल है जो आर डिपेंडेंट है फ्रॉम सेंटर, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस को हम बाहर ले लेते हैं। क्यों बाहर ले लेते हैं? जब हम यही चीज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में किए तो यार वहाँ पे हम लोग सिंपल, अब सोचो ना, ये पूरे गॉसियन सरफेस पे कितना चार्ज निकालना है, तो गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम में जितना चार्ज है, अगर वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता तो हम लोग आसानी से Q बराबर रो इंटू भी करके निकाल लेते हैं। रो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, अभी इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम। तो इस फार्मूला को तब अप्लाई करते हैं जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। यहाँ तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस गॉसियन सरफेस को बाहर लेते हैं और सेंटर से x डिस्टेंस पे एक स्फेरिकल सेल काटेंगे। क्या काटेंगे? स्फेरिकल सेल। जिसका थिकनेस होगा dx। तो बताओ इस पे चार्ज क्या होगा, ये स्फेरिकल सेल पे चार्ज क्या होगा, तो dq चार्ज। मान लो इस गॉसियन सरफेस पे चार्ज q है, तो गॉसियन सरफेस पे चार्ज q है, तो गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा टुकड़ा जो लिए dx थिकनेस का, मोटाई का, उस पे चार्ज तो एलिमेंटल हो जाएगा dq। चार्ज क्या हो जाएगा, रो इंटू डी भी। चार्ज होता है ना, जब वॉल्यूम में चार्ज होता है तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज निकालने के लिए दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो इंटू भी। तो चार्ज बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ा, चार्ज छोटा तो वॉल्यूम भी छोटा। अब ध्यान से देखो, डी क्यू बराबर रो, अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, रो का वैल्यू रो नॉट आर, तो रो नॉट एक्स हो जाएगा। रो नॉट आर हम गॉसियन सरफेस के लिए लिए थे, और इस एलिमेंटल स्फेरिकल सेल के लिए क्या हो जाएगा, रो नॉट एक्स, क्योंकि ये तो एक्स में वेरी करेगा तो आर के जगह एक्स ले लेंगे। वॉल्यूम क्या होगा, जब भी किसी भी एलिमेंटल चीज़ का वॉल्यूम या एरिया निकालना हो तो इसको क्या करो, कहीं से काट दो और न मार दो, कहीं से काट दो और सीधा कर दो। तो जब सीधा करोगे, जब ये चीज़ को सीधा करोगे तो सिंपल सोचो, ये जो स्फेरिकल सेल है इसका एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर, और मोटाई कितना dx, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। सिंपल सोचो, इसका एरिया, स्फेरिकल सेल है ना, सॉलिड स्फीयर के अंदर बहुत सारे स्फेरिकल सेल होंगे, क्लियर। तो स्फेरिकल सेल का एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर, और मोटाई dx, एरिया इंटू मोटाई हो जाएगा वॉल्यूम, तो dv की जगह हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, क्लियर। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, गॉसियन सरफेस कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, 0 से इस रेडियस तक, तो 0 से स्मॉल आर। तो चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, q बराबर dq का इंटीग्रेशन q, रो नॉट 4 पाई कॉन्स्टेंट है, 4 पाई रो नॉट कॉन्स्टेंट है, अंदर है एक्स स्क्वायर और x, तो एक्स स्क्वायर और x हो जाएगा x3 dx 0 से r। तो q बराबर 4 पाई रो नॉट x3 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x4/4, और हमारा
गॉसियन सरफेस कहाँ तक है, आर रेडियस तक, तो x के जगह r को रिप्लेस कर देंगे तो r 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो चार्ज हमारा हो जाएगा रो नॉट पाई r के पावर 4, ये चार्ज हो जाएगा। यानी गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम में कितना चार्ज हो जाएगा, इतना, रो नॉट पाई r4। अब लगा दो फ्रॉम गॉसेस लॉ, फ्रॉम गॉसेस लॉ, फ्रॉम गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ क्या होता है, फाई नेट बराबर क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई नेट क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, और क्यू नेट के जगह क्या हो जाएगा, रो नॉट पाई r4 बाय एप्सिलॉन नॉट, डॉट बने कोस्टा। अब कहीं भी देखो इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर एरिया वेक्टर और फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा, किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। तो डॉट बने कॉस थीटा और कॉस 0, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो बच जाएगा ई डी एस, ई बाहर, डी एस का इंटीग्रेशन एस, तो ई एस, और इस गॉसियन सरफेस का एरिया हो जाएगा कितना, 4πr², है ना। इस चीज़ को कितना बार बोले हैं यार, आप तो हीरो बन गया होगा, 10 बार बोलने की जरूरत है नहीं। रो नॉट पाई r4 बाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई गया, r² से r² गया, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो बचेगा रो नॉट r², रो नॉट यहाँ का r² बचेगा, क्योंकि पावर 4 है पावर 2 है तो 2 पावर खत्म हो गया, तो रो नॉट r², 4 को इधर ले आओ नीचे, 4 एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ यहाँ पे ई r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्मली है ना, सेंटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे चार्ज और बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा चार्ज और बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा चार्ज तेजी से बढ़ेगा, फील्ड तेजी से बढ़ेगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे चार्ज तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, सेंटर पे एकदम कम, आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा, आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा, आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा, दूरी बढ़ेगा, जितना दूरी बढ़ेगा चार्ज बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा। क्लियर हो गया, ये हो गया इनसाइड। अब इनसाइड निकालने तो आउटसाइड भी निकाल लेंगे, बिल्कुल आउटसाइड निकाल लेंगे। आउटसाइड निकालने के लिए कुछ नहीं करो, अगर आपको आउटसाइड प्रूफ ही करना है तो बस ये जो हम लोग चार्ज लाए थे इसी में बस रेडियस बरकरार कर लो, क्योंकि गॉसियन सरफेस तक निकालना था, इस पॉइंट तक निकालना था, तो हमारा क्या हो गया, रेडियस r, इंटीग्रेशन 0 से r, सेंटर से यहाँ तक लिमिट हो गया 0 से r। अब मुझे बाहर निकालना है तो बाहर वाले पॉइंट के लिए तो पूरा सरफेस लेंगे, तो पूरे सरफेस का रेडियस r, तो इसी में 0 से बरकरार कर लो, आंसर वही आएगा। इसलिए बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E बराबर 1/4πε0 q/r² होता है, नहीं चेंज होता है, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे यूनिफॉर्म हो। क्लियर, तो आज इतना ही, हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद।